नमस्कार। आज हम जिस शख्सियत, व्यक्तित्व के समक्ष रूबरू हो रहे हैं, वो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ा नाम है। इतना बड़ा नाम है कि हमें सोचना पड़ता है कि उन्हें किस तरह में संबोधित करें। लगभग 50 और 60 दशकों से दुनिया को हँसाने का काम कर रहे हैं। मैं तो उन्हें अजात शत्रु कहती हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसका कोई शत्रु ना हो या जो कोई किसी के बारे में कोई खराब बात ना बोले। लेकिन एक व्यक्ति है मेरी नजर में। कौन है वो व्यक्ति? एक हैं जिनसे आज मैं आपको आपकी मुलाकात करा रही हूँ, जिनके बारे में मैंने आज तक 25-30 साल में कभी एक अपशब्द तो बहुत अलग बात है, कोई हल्का कोई एक जुमला या कोई एक छोटी सी बात कही हो, उनके रूबरू जाते हैं, उनके समक्ष जाते हैं। हिंदुस्तान का, भारत का गर्व, इतने बड़े हस्ताक्षर, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सुरेंद्र जी। पहले तो आपका शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला। आपके लिए इस पॉडकास्ट का कोई असर नहीं होने वाला, मुझ पर असर होने वाला, हमारी टीम पर असर होने वाला है। तो हम पर तो एहसान है आपका कि आपने समय निकाला और हमें ये वक्त दिया। सुरेंद्र जी, आज हम जरा आपसे अलग हट के बात करेंगे। ऐसा कोई सब्जेक्ट या कोई बात ही नहीं है जो पहले कभी किसी ने ना पूछी हो। मैं थोड़ा सा अलग लेके जाऊंगी आज आपको। जिस बात का जवाब ना देना चाहे न दीजिएगा। सुरेंद्र शर्मा कौन है? अगर ये सवाल मैं आपसे करूं कि सुरेंद्र शर्मा कौन है, कवि, हम अगर भारत में कवि का कोई जिक्र करते हैं तो जहन में, हास्य कवि के रूप में या कवि के रूप में भी, तो जहन में जो पहला सवाल कौन देता है, जो नाम कौन देता है, वो सुरेंद्र शर्मा का नाम है। वहां से शुरू होता है कवि सम्मेलन, भारत का कवि सम्मेलन जो पूरी दुनिया में आपने तो पताका फहराई है पूरे हिंदुस्तान से बाहर पूरी दुनिया में। तो सुरेंद्र शर्मा कौन है? मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को जी पूरी जिंदगी जी बीत जाती है इस काम में, दूसरों को जानने में, और खुद को नहीं जान पाता। बहुत अच्छा, बिल्कुल। हम सब लोग जी इसी काम में लगे रहते हैं जी। और मुझे नहीं लगता किसी ने खुद से के लिए भी टाइम निकाला हो कि तुम खुद क्या हो। अंदर झांकने का कोई कभी कोई कोशिश ही नहीं करता। वो इसलिए नहीं पड़ती कि आपको अपना गलत चेहरा दिखाई देता है। जब आप अंदर झांकते हैं तो आपको अपनी बुराइयां दिखाई देती है। और हर कोई व्यक्ति अपनी बुराइयों को नहीं देखना चाहता, दूसरों की बुराइयों में उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती। बिल्कुल सही। अपने आप को अगर हम आंकने लग जाएं जी तो मैं समझता हूँ आप सब कुछ आंक लेते हैं। बड़े से बड़ा व्यक्ति अपने अंदर नहीं झांकता। हाँ, दूसरे जितने भी हैं प्रवचन करने वाले, ये दूसरों को प्रवचन देते हैं और खुद उसके विपरीत चलते हैं। तो मैं मानता हूँ कि शायद सबसे बड़ा काम ये है कि अपने को जानना। अपने आप पर भी बात कर लिया। तो हमने तो मान लिया है सुरेंद्र जी की सुरेंद्र शर्मा कौन है आप जानते हैं, दुनिया जानती है सुरेंद्र शर्मा कौन है। लेकिन हो सकता है गलतफहमी भी तो हो सकती है। जरूरी थोड़ी हम इसे खुशफहमी मान लेते हैं, हम इसे गलतफहमी नहीं मानते। अगर कोई मेरी तारीफ करता है तो मुझे लगता है कि यार ये मैं इस लायक हूँ नहीं। ये तो आपने मेरी लाइन छीन रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी कोई भी तारीफ करता है तो आप रोक देते हैं फौरन। नहीं, सीधी बात, ये रोकना भी चाहिए जी। हम अपने आप को, हर आदमी ये सोचता है कि मैं एवरेस्ट पर हूँ। मैं अपने आप को खाई में गिरा समझता हूँ। क्योंकि आप एवरेस्ट पर चढ़ते हो, मान लेते हो जी, तो ऊपर उठने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। हाँ, आपको लगे आप खाई में गिरे है हो, सबके लिए, हम सबके लिए मशवरा खाई में आप गिरे हो तो ऊपर उठने की संभावनाएं बनी रहती हैं। बहुत सब लोग मुझे हास्य का सम्राट कहते हैं जी, जबकि मैं हास्य का चपरासी हूँ। सम्राट बनने की कोशिश में लगा रहता हूँ। ये है राज, ये राज है। सुरेंद्र शर्मा को सुरेंद्र शर्मा बनाने में ये राज है। हर व्यक्ति
व्यक्ति का ये है कि अपने आप को ओवर वैल्यू करता है, दूसरे को अंडर वैल्यू करता है। जबकि खुद को मार्किंग करो तो अपनी कॉपी जब जांचो तो बड़े स्ट्रिक्टली जांचो, क्रुएल्टी से जांचो कि इंसान बनने में अभी कितनी देर बाकी है। ओहो हो, कमाल की बात बोली सुरेंद्र जी अभी आपने। हम सबको समझना चाहिए, सीखना चाहिए सुरेंद्र जी से। जिंदगी जो बीत जाती है जी सुरेंद्र जी, मेरा मानना है कि इस मुल्क में विचारधारा जो है वो बहुत प्रबल है। मैं ब्राह्मण हूँ, जी मैं वैश्य हूँ, जी, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं दलित हूँ, ये विचारधारा है। मैं भारतीय हूँ, ये विचारधारा नहीं विचार है, ये विचार है। मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, जापान हूँ, पाकिस्तानी हूँ, ये विचारधारा है। मैं मनुष्य हूँ, ये एक विचार है। वाह, तो अल्टीमेट है जी, जो सबसे ऊपर है वो विचार है। मैं मनुष्य हूँ, ये विचार है, बाकी सब उसके नीचे। बिल्कुल और हम सही। अपने आप को मनुष्य के अलावा हम्म कोई भी पार्टी करते हैं कि हम विचारधारा से जुड़े, तो इसका मतलब आप अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। हाँ, क्या बात है, विचारधारा से विचार तक पहुंचने में का बहुत सफर कुछ बाकी है। अपने आप को छांटना पड़ता है, हाँ, क्योंकि ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है। बाद में हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तानी ये हमारी राजनीति ने, हमारे लोगों ने तय किया है। बिल्कुल। उसने एक धरती बनाई, टुकड़े तो हमने किए हैं। जब एक आदमी, कोई भी साधु संत धर्म जितने भी बंटवारे हुए हैं, एक से और दो की लड़ाई में हुए हैं। बिल्कुल सही। तो उसने को ये लगता है जब तक ये बैठा है तब तक मैं एक पर नहीं पहुंच सकता, तो उसने मुल्क के बंटवारे कर दिए। एक बनने की होड़ में। एक धर्म गुरु ने सोचा जो दूसरे नंबर पर, यार जब तक ये बैठा है तब तक मैं एक ऊपर नंबर नहीं आ पर नहीं आ सकता। सकता, तो उसने धर्म के टुकड़े कर दिए। बिल्कुल सही। भगवान महावीर ने कहा था कि तेरा पंथी नव तेरा पंथी, ये दिगंबरी श्वेतांबरी, ये एक से दो की लड़ाई के झगड़े। जिन्ना और नेहरू के बीच की लड़ाई में पाकिस्तान बढ़ता है। मन करता है आपको सामने बैठे और सुनते रहे आपकी बातें, पूरे भारतीय के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जो मशवरे हैं, अगर कोई उन पर चलना शुरू कर दे तो मानवता, इंसानियत जीत जाए। इंसान हार रहा है। पर उसको सोचना तो तब चाहिए ना जब वो अपने जो अहंकार से, जो उसने अपने, जिसे कहा जाए कि कनिंगनेस से जो चीज हासिल की है, उस कनिंगनेस को छोड़ना पड़ेगा ना। कनिंगनेस छोड़ देगा तो उसे अपने पद को छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल आज सही। पूरे मुल्क में जो लड़ाई चल रही है, मैंने कहा एक दिन मैंने शुरू में दिया था कि मैंने ईश्वर से कहा कि इंसान ने तरक्की की है, तुमने कोई तरक्की नहीं। हमने तो कार बना ली, रॉकेट बना दिया, चांद तक पहुंच गए, तुमने कोई तरक्की नहीं। तुम भी तरक्की करो जैसे इंसान को बनाते हो, तो एक आध एक्स्ट्रा पार्ट्स, एसेसरीज जो आदमी को बाद में जरूरत पड़ती है, किडनी की, लीवर की, जब पैदा करे उसके साथ लगा दे ताकि उसकी बात की। पर उसने हजारों साल से एक ही काम किया, वैसा ही बनाता रहा। फिर मैंने कहा अगर तुम ये नहीं कर सकते जी, तो इतना कर दो कि अगर इंसान बनाते हो तो थोड़ी इंसानियत भी डालिए।
इतना तो बहुत हम बहुत सुंदर कर सुरेश सकते जी, हैं, बहुत इतना तो कर सुंदर। सकते हैं। सुरेश जी, कभी भी जब हम इकट्ठे होते हैं, कभी लोग इकट्ठे होते हैं तो आपका जिक्र आता ही है। आपके बारे में इतनी तारीफें सुनती हूँ, कोई एक व्यक्ति नहीं है जो आपकी बुराई करे, कोई मिला ही नहीं। कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी के बारे में कोई खराब बात बोल रहा है। आपको लेके सबकी एक जैसी बातें। सुरेंद्र शर्मा जी, चेहरा बदल जाता है लोगों का नाम सुन के। सुरेंद्र शर्मा जी, अरे अरे, कोई कहता हमारे बड़े भाई हैं, कोई कहता हमारे चाचा जी हैं। ये मकाम हासिल करना कोई बहुत आसान बात नहीं है, उसके योग्य हैं। पर आपको ये पता है कि जो आप बोलते हैं उसका असर हम लोगों पे क्या होता है? जब आप कविता बोलते हैं, हम लोग सुन के लगता है इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, इससे बेहतर कोई दूसरा नहीं कह सकता। ऐसा नहीं है, विचार की ऊंचाई का कोई अंदाजा नहीं है, इसलिए विचार कोई भी अंतिम नहीं होता। जैसे ओशो कहते हैं, जब आप हंसते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, हम्म। और मैं उससे अलग से रहता हूँ। बहुत बढ़िया आपका बात है क्या ना, जब कहना? आप हंसते हैं तो ईश्वर, मैं कहता हूँ जब आप किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता हम्म। बहुत अच्छा। है। आप किसी के आंसू पहुंच दीजिए, फिर किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर जाने की जरूरत नहीं है। स्वयं बिल्कुल ईश्वर ही आपके लिए प्रार्थना करें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो सुरेश जी, बचपन में ही मन में आ गया था कविताएं करने का? नहीं, बचपन में क्यों आएगा, बचपन में तो क्योंकि आपने एलएलबी की डिग्री नहीं, हासिल की मैंने है। बीकॉम किया है, बीकॉम, एमकॉम किया, ये किया। एमकॉम किया है। 90% हम एजुकेटेड एंड लर्नेड का है। सर आप हैं। आपकी गलतफहमी में उसका क्या इलाज करें? नहीं नहीं, कोई गलत ज्ञान के फहमी नहीं लिए है। बहुत कुछ करना पड़ता है। ज्ञान में कहीं आपका स्वार्थ आ जाता है, तो हम्म। आप स्वार्थ की पूर्ति पहले करते हैं, चाहे ज्ञान को मारना पड़े। ओह बिल्कुल, ये आप सच बोलते हैं। हर एक व्यक्ति यही करता है। हर पूरे समाज का हर आईना है कोई आप। हर कोई अल्टीमेट नहीं है, उससे बहुत कुछ वो हासिल कर सकता है। मैंने जो सुना है आपके बारे में, आप आउट ऑफ द वे जाकर के लोगों की मदद करते हैं। मतलब मैंने ये भी सुना है कि अगर दिल्ली में आप बैठे हैं और मुंबई में किसी को कोई जरूरत पड़ गई तो आप अपनी फ्लाइट का खर्चा लगा के खुद आते हैं, जिसमें मैं भी हूं एक। मेरे लिए भी आपने बहुत कुछ किया है, ऐसे सैकड़ों लोगों के लिए किया है या हजारों लोगों के लिए किया है। सुरेंद्र शर्मा जी की ये चीज क्यों नहीं लोग अपनाते? तारीफ तो कर देते हैं। देखिए, अगर मैं ईमानदार हूँ, जी। हैं, तो मेरी क्वालिटी नहीं है। मैं आदमी हूँ तो ईमानदार होना चाहिए। हम्म। मैं बेईमान हूँ, ये मेरी डिस्क्वालिफिकेशन। अगर क्या मेरे बात है। अंदर मानवता है तो ये की क्वालिटी नहीं, एक आदमी है तो मानवता होनी चाहिए इसमें। नहीं होना डिस्क्वालिफिकेशन। अगर मुझे बनाया है किसी ने, तो जो एक व्यक्ति को करना चाहिए, तो वो आप उसका ये नहीं कह सकते उसकी विशेषता है। अगर वो आज उसने बनाया तो ये तो एक आदमी में होना ही चाहिए। जिसमें वो चीज़ नहीं है, वो अवगुण हो सकता है। मेरा अच्छा होना मेरी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि एक आदमी हूँ तो अच्छा होना ही चाहिए। नहीं होना एक डिस्क्वालिफिकेशन। क्या बात है। वैसे ही है जैसे मेरे 2 कान हैं, उन सब लोगों को नाक सुनना है, ये चाहिए। सब है। वो ना, इस चीज़ से कोई ख़ास बात नहीं है। बचपन की कोई शरारत याद है? कोई शरारत की हो? क्योंकि स्वभावतः आप में है नहीं, आप बहुत नहीं, गंभीर व्यक्ति है। बचपन की मेरा मानना है कि नपुंसक कौमें अतीत की बात करती हैं। बहादुर कौमें आगे की सोचती हैं। लेकिन सर बचपन तो निकाला नहीं जा सकता ना, बचपना तो बच्चा तो एक हमेशा ही हमारे हम साथ सफर करता है। हम सब पीछे मुड़कर देखते हैं। ये हम्म। मुल्क इसलिए पिछड़ गया कि हम पीछे मुड़कर देखते हैं। हम्म। हमारे यहाँ राम थे, हमारे यहाँ कृष्ण थे, हम महावीर थे, बुद्ध थे, हैं? हम्म। हम क्या हैं जो आने वाली पीढ़ी हमारा नाम दे? हम्म। क्या हमें देश को पीछे देखना पड़ेगा अपनी तरक्की के लिए?
अपनी उन्नति के बहुत लिए बड़ी हम क्या बात, महावीर तक बहुत बड़ी जाएंगे, बात है बुद्ध सुरेंद्र तक जी। जाएंगे? हं? हम देश में राम राज लाएंगे, इसका मतलब देश को 5000 साल पीछे ले जाएंगे। मुल्क को आगे ले जाना चाहिए। हम पतंग उड़ाते रहे, उन्होंने पतंग उड़ाते देखकर हवाई जहाज बनाने की सोची, बिल्कुल सही। क्योंकि हमारी सोच पीछे की तरफ जाती है। मेरा मानना है कि आगे देखो, ताकि उस लेवल तक पहुंचो कि आने वाली पीढ़ी तुम्हारा नाम ले कि उन्होंने ये काम किया था, ये आविष्कार किया था। आपने जो शुरुआत की थी कविता की, अब ये ऐसा नहीं कि मैं पीछे लेके जा रही हूँ, उससे प्रश्न जुड़ा हुआ है। आपने हमेशा जो शुरुआत की थी कि 4 लाइनें सुना रहा हूँ और पत्नी पर आप आते थे और पतियों को आपने बहुत सारे मशवरे दिए कि भई घर में घुसो तो मुँह लटका के घुसो। तो पत्नी के लिए भी कोई मशवरा है? पत्नियों के लिए भी कोई एक आध मशवरा होना चाहिए? मेरा मानना है कि जो दुखी व्यक्ति है, उसके बारे में मैं ज़्यादा बातें करता हूँ। पत्नी तो वैसे ही संपन्न है, तो उसके बारे में क्या बात करूँ? मैं महिलाओं के बारे में बात करूँगा तो हर एक पति नाराज़ हो जाएगा, देखो हम शोषित लोग हैं, हमारी तो बात कर नहीं रहा। जो शोषण कर रही है उसकी बात कर रहा है। पत्नी और पति के बीच में जी, सारे दुख जो हैं आज की तारीख में, जी। हम सबके बीच में हैं। हुँ, मेरा मानना है कि जो दुःख क्रिएट है, जो हमारी सोच है, वो बदलनी पड़ेगी। मुझे मेरी 2 कारें सुख नहीं देती, हुँ। मुझे मेरे सगे भाई की 4 कारें तकलीफ देती हैं। कड़वा सच। तो इसको बदलना पड़ेगा। पहले हम दूसरे के सुख से सुखी होते थे, हुँ, आज हम दूसरे के सुख से दुखी होना शुरू हो गए। कहीं शायद कहीं कुरान में लिखा, कहाँ लिखा है कि आप बाज़ार जाएँ और फल खरीद कर के लाएँ, हुँ, तो पड़ोसी गरीब है तो उसके लिए भी लाएँ, हुँ, उनके बच्चों के लिए। और नहीं ला सकें, तो इतना तो करें कि वो फलों के छिलके घर के बाहर न छोड़ें, हुँ, ताकि उसको ताकि उन तकलीफ ना हो। बच्चों को कोई तकलीफ न पैदा हो। इस फ्रेंड्स मुल्क में होना ये चाहिए था जी, कि कॉलेज के लेवल तक सबकी एक ड्रेस होनी चाहिए। अच्छा। किसी भी लेवल पर जाओ, एक लड़की ₹500 के कपड़े पहन कर आती है, एक हुँ, संपन्न लड़की 50,000 के पहन कर आती है। तो उस 50,000 को पाने की लालसा में वो बच्ची कहाँ तक पहुँचेगी? हमें वो सोचना चाहिए। क्या गहरी बात बोली है सुरेंद्र जी आप। हमें ये सोचनी चाहिए कि कोई भी हमारा कार्य ऐसा नहीं हो, किसी दूसरे व्यक्ति को जिसके पास वो नहीं है, हुँ, उसे देख कर के उसे तकलीफ महसूस हो। सुरेंद्र जी आप हिंदी अकादमी के से भी जुड़े रहे और भी बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े रहे, शायद रेलवे से भी आप जुड़े रहे और हर सरकार के साथ, अटल जी के साथ, इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ आपका संपर्क रहा। तो मैं आपसे ये नहीं पूछूँगी कि कौन-सा रहा क्योंकि मुझे उसका बारे में मालूम है कि आपका क्या जवाब आएगा। मेरा मानना समझना ये है कि उन लोगों को आपसे मिलने के बाद कोई परिवर्तन कभी आया? आपके सामने ये बात लौट कर आई कि हाँ, आपकी बात सुनकर उन पर कोई असर हुआ और कोई ऐसा डिसीज़न लिया गया हो देश के हित में, नहीं, मानवता के हित में? मैं इस बात पर कोई घमंड नहीं करता हूँ कि मेरे वजह से ये हुआ। आजकल कभी-कभी बोलते हैं ये पॉलिसी मेरी वजह से आई है, ये पॉलिसी मेरी वजह से कोई नहीं आई। ना मैं इस बात पर कहता हूँ। मैं अगर कोई प्रधानमंत्री है तो उसे खुद सोचना चाहिए उसे क्या करना है। हुँ, प्रधानमंत्री जो होता है, जो राष्ट्रपति जो होता है, पूरे मुल्क का होता है। किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष का नहीं होता है। ये बिल्कुल। उस बात को सोच लेनी चाहिए।
एक बार जब हमने वो पार्टी से लड़ता है जी तो उस पार्टी का उम्मीदवार होता है। जब वो जीत जाता है तो जहां से जीतता है उसके सब लोगों का हक उस पर बनता है। फिर वो पार्टी का नहीं रहता, वो उस इलाके का होता है जहां से वो चुना गया है। हर एक का उसके ऊपर हक होता है। अब उल्टा होता है, जिस पार्टी से आप कौन हो? मैं कांग्रेस का एमपी हूँ। कांग्रेस का एमपी नहीं हो यार, तुम जिस इलाके से लड़े हो उस इलाके के एमपी हो। बिल्कुल ये उसकी सोच ही गलत हो जाती, तब जा करके ये आदमियों के बीच में उस आदमी की गिरावट भी पैदा होती है। जैसे मैं हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष रहा, जी हरियाणा साहित्य अकादमी के भी हरियाणा आप साहित्य हाँ अकादमी का भी रहा, सबका रहा। और मेरा मानना है एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है हमारे नेताओं द्वारा। 14 सितंबर हिंदी दिवस, ये गलत काम हुआ है, अच्छा जिसे बदलना चाहिए था। किस तरह? इस तरह बदलना चाहिए था, करना ये चाहिए सारी भारतीय भाषाओं का एक दिन होता, मराठी का भी वही दिन होता, गुजराती का भी वही दिन होता। अच्छा 14 तो सितंबर भाषा के नाम पर राज्य नहीं बनते। हर भाषा को लगता है उसे इम्पोर्टेंस दी हुई है। हम एक भाषा का दिवस बनाते हैं तो दूसरी भाषाओं को लगता है कि हिंदी हम पर थोपी जा रही है। सारी भारतीय भाषाओं का एक दिन होता तो हर एक को लगता कि हमें बराबरी का दर्जा मिला है। और एक और होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का दिवस। सारी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का एक दिन होना चाहिए, चाहे क्योंकि जैसे उसमें 10 जनवरी हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस हिंदी मनाया जाता अंतर्राष्ट्रीय भाषा है ना, है 10 जनवरी सारी को भारतीय भाषाएं क्यों नहीं हैं? विश्व भाषाओं का एक दिन होना चाहिए। अंग्रेजी का भी उसी दिन हो, स्पेनिश का भी हो, जापानी का भी हो, हर एक का एक दिन होना चाहिए। सर हिंदुस्तान तो बन नहीं पाता, पूरी दुनिया कहाँ पर उस चीज को चल मैं सोच तो बड़ी रखो ना। सहमत हूँ, बहुत अच्छी बात है। आप अगर मान लेना लोग देश के जो सुपर लीडर हैं, जो हमारे लीडर जो नहीं, जैसे कविशल में जाते हैं, हाँ जी हम तमिलनाडु में जाते हैं कि हमें घमंड है कि आप लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं। जो तमिल आदमी बैठा होगा उसे क्या लगता होगा कि हम उनका अपमान कर रहे हैं, उनकी भाषा का अपमान कर रहे हैं। उनकी भाषाओं के प्रति ये नहीं कह रहे। तो जो शब्द मुंह से निकले वो निकलना चाहिए जो कि आदमी को जोड़ता हो। आपकी इसी बात से मुझे याद आया, आज तक कोई ऐसा शब्द हमने आपके मुंह से सुना ही नहीं है जिससे किसी को ठेस लगी हो। महिलाएं भी हंसती हैं, हालांकि आप शोषित कहते हैं, मैं पतियों को शोषित कहते हैं, पता नहीं क्यों पतियों के पक्ष में आप नहीं जाते हैं। मैं महिलाओं को, मुझे कभी भी बुरा नहीं लगेगा कि मैं महिलाओं पर हास्य करता हूँ, उपहास नहीं करता। वाह, बाकी लोग महिलाओं पर बात करते हुए उपहास करते हैं। क्या बात है। तो हास्य और उपहास का अंतर भूल गए। ये फर्क समझ में आना चाहिए। आलोचना और विरोध का अंतर नहीं समझते लोग। आलोचक आपका दोस्त होता है। समर्थन और चापलूसी का अंतर भूल गए हम। तो अंतर हमें होना चाहिए, हमें समर्थक होना चाहिए, चापलूस नहीं होना चाहिए। हम किसी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, उसके पुजारी नहीं हो सकते। अब हम उनको दिखाते हैं हम आपके पुजारी हैं, पुजारी नहीं, हम आपके समर्थक हैं। हम आपके विरोधी नहीं, आपके आलोचक हैं। क्योंकि आलोचक जो है व्यक्ति का सबसे अच्छा दोस्त होता है, जो आपकी बात को बताना चाहता है ताकि आप सीख सकें कि आप यहाँ गलत काम कर रहे हैं। अभी भी कई कवि आते हैं जो पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। हाँ, वीरस के कवि हैं। 1,50,000 रुपए में पाकिस्तान को खत्म कर दिया।
पाकिस्तान को पता भी नहीं वो खत्म हो गया। वो करते हैं, पूरी जनता ताली बजा देती है, यार इतने कम रुपए में अगले ने खत्म कर दिया जो सेना नहीं कर पाई आज तक। हाँ? तो मैं मंच पर एक ही बात कहता हूँ, मुझे एक बार बताओ, पड़ोसन के बांझ होने से आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी क्या? है? क्या बात? किसी को बर्बाद करने से आबाद थोड़ी होते हैं। तो मैं मंच पर कह देता हूँ, हर मंच पर कहता हूँ कि मोदी जी जाइए पाकिस्तान, उसके राष्ट्रपति से बात कीजिए कि आखिरी लड़ाई लड़ते हैं। रोज रोज की लड़ाई से क्या फायदा, आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, उसके बाद लड़ाई खत्म हो जाए कम से कम। तो अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? तो अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? क्या बात है सुरेश जी। गोलियों और खर्च रोटियों पर हो जाए तो दोनों देश के लोग संपन्न हो जाएं, और बर्बाद हो जाएगा जो हमें हथियार बेचता है। उसके हथियार, उसकी तो संपन्नता इसी बात में है ना कि वो देश में लड़ाते रहे और हम हथियार खरीदते रहे। रूस हमें हथियार दे रहा है, अमेरिका हमें हथियार दे रहा है, किस बात के लिए? कि हम शांति न अपनाएं, युद्ध को अपनाएं। उसका स्वार्थ तो हमें लड़ाने में है। और जितने भी मुल्क हैं जिसमें अमेरिका ने किया है, वियतनाम समझ लो, अफगानिस्तान समझ लो, ताइवान समझ लो, जहां पर भी उसने लड़ाया है, या इराक में समझ लो, मुल्क बर्बाद हुए हैं। उसका अपना मकसद हल गया, उसने अपने हथियार बेच दिए। अगर विश्व शांति लानी है तो उसका एक ही इलाज है ना, विश्व शांति आएगी, आप अपने हथियार खत्म कर दे। ये सारे मांसाहारी देश शाकाहार पर प्रवचन दे रहे हैं। भाई शाकाहार पर प्रवचन तो तब दो जब तुम मांस नहीं खाते हो। आप ये हथियार बनना बंद कर दो, विश्व शांति आ जाएगी। मुझे भी एक महिला मिली, वर्ल्ड पीस फाउंडेशन की सेक्रेटरी। अच्छा। चंडीगढ़ में, कि शर्मा जी पूरे विश्व में अराजकता है, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला कर रहा है, कोई मदद कीजिए, विश्व शांति आ जाए, कोई रास्ता हो तो। मैं कहा, जाएगी, कुछ मत कर, तू खुद शांत रहे बस, विश्व शांति अपने आप आ लेगी। जब हम दूसरे को शांत करने की कोशिश करते तभी तो अशांति आती है। खुद शांत रहो, अपने आप आ जाएगी विश्व शांति। क्या बात, हमेशा मानवता की बात हमेशा करते रहे सुरेश जी आप। और ये जो मशवरे, इतने कीमती मशवरे हैं, अगर लोग मान लें तो विश्व शांति भी हो जाए। नहीं, मैं तो एक ही कहता हूँ, जितने भी संदेश देने वाले ना, इनसे बच कर रहे। अपने खुद की सोच पैदा करें, यही गड़बड़ी पैदा करते हैं। जितने संदेश देने वाले वो संदेश देंगे जिससे उनको फायदा। आपके संदेश हम मानना चाहते हैं। वो संदेश देंगे जिनके से उनको फायदा हो। जैसे हर अधिकांश साधु कहेंगे माया त्याग दो, क्या करे, बोले मुझे दे दो। वो संदेश वो देते हैं जिससे उनको फायदा पहुंचता। आपने अभिनय भी किया है। अभी मैंने फिल्म देखी थी आपकी, संतोष, मनोज कुमार जी। हाँ। उसमें हुल्लड़ मुरादा, उसमें 3-4 और फिल्में भी की, एक प्रभा ठाकुर की है, एक दो माया गोविंद की भी की है। अच्छा। उन फिल्मों के नाम भी बता दें, मैं देखूंगी। मैंने तो संतोष ही देखी है। जो फिल्म मैंने नहीं देखी, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं मुझे अपने आप से घृणा नहीं हो जाए। और आज तक उसके बनाने वालों को आज तक ये नहीं पता लगने दिया कि फ्लॉप किस वजह से हुई है। ये मेरी कारीगरी। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि फ्लॉप होने की वजह, क्योंकि मैंने एक देखी है। तो मालूम है किस वजह से फ्लॉप हुई है। जबकि शुरू में मैंने मना कर दिया, बाद में पछताओगे, रहने दो। नहीं माने, प्रभा ठाकुर नहीं मानी, माया गोविंद नहीं, पत्तों की बाजी खेली। प्रभा ने कोई राजस्थानी फिल्म 1-2 बनाई थी। बेसिकली क्या है कि हम
अपने फील्ड के बादशाह हो तो किसी का चपरासी नहीं बनना चाहिए। मुझे राजीव गांधी ने कहा था राजनीति में, मेरी कविताएं एडवाणी जी पढ़ते थे चुनाव में, जो पहले मैं नेताओं के ऊपर लिखता था। अच्छा। भाजपा के नेताओं पर, कांग्रेस के नेताओं पर। जो भाजपा वालों पर लिखता था तब शायद जनसंघ थी, तो नरगिस उन कविताओं को चुनाव में प्रचार में इस्तेमाल करती थी। अच्छा, नरगिस दत्त। हाँ, बहुत बढ़िया महिला थी। और एडवाणी जी जो कांग्रेस पर लिखता था उसका इस्तेमाल करते थे। अच्छा। चुनाव में। क्या? तो मैंने फिर राजनीति में, मुझे बालकोई बैरागी ले गए थे। अच्छा। हाँ, टीचर। तो मेरे भाषण में ये होता था कि वंस मोर हो जाती थी, जैसे कविता। फिर मैंने छोड़ दिया उसको। अच्छा। कब फिर मेरे ख्याल से राजीव गांधी की डेथ के बाद मैंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हिस्सा नहीं लिया। पर क्यों छोड़ा? क्योंकि अगर आप रहते नहीं, तो समाज को दिशा तो मिलती। नहीं, दिशा तो मिलती, पर उनकी सोच वैसी नहीं है ना जो मेरी। मेरा तो पहला प्रोग्राम ये था फैमिली प्लानिंग। बेरोजगारी की बात करोगे, बेकारी की बात करोगे, तो फैमिली प्लानिंग की क्यों नहीं बात करते? एक संजय गांधी ने की थी। अगर उसकी बात हमने मानी होती तो हम 85 करोड़ होते। हमारी कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं थी, उसके सूत्र बहुत अच्छे थे। उसने 125 आदमी से ज्यादा बारात में नहीं हो सकते, 21 आइटम से ज्यादा खाने की नहीं हो सकती। मैंने अपनी बहन की शादी की थी। अच्छा। तो वो इतनी दहशत में तो 20 ही आदमी लेकर आए कि कहीं कुछ नहीं हो जाए। और उसका ये था कि पेड़ नहीं काटे जाएंगे, पर्यावरण पर बहुत बड़ा काम था वो। फिर मारुति गाड़ी पर बहुत बड़ा काम था उनका, संजय गांधी का। फिर एक और बड़ा काम था उनका कि बड़े शहरों में किसी की कोठी 500 गज से बड़ी नहीं होगी, और फ्लैट आप अपने रहने के लिए खरीद सकते हो, व्यापार के लिए नहीं खरीद सकते। अच्छा। आज की तारीख में जो प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं, अगर वो स्कीम लागू होती तो हर एक के पास अपना घर होता। उस समय डिफेंस कॉलोनी में जमीन का रेट आज जहाँ 7 लाख रुपए, 250 रुपए गज आ गया था। अच्छा। क्योंकि व्यापार बंद हो गया था। मारुति ने एक रिवॉल्यूशन पैदा किया। हर एक प्रधानमंत्री ने काम किया। इंदिरा गांधी ने एक मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश का, और उसे वापस ऐसे कर दिया कि जैसे कोई बात नहीं हो। नेहरू जी ने एक दिन में गोवा को टेक ओवर किया था। तो हर प्रधानमंत्री ने काम किया। हम किसी को नकारें क्यों? जिसने जो अच्छा काम किया उसके हमें स्वीकार करना चाहिए। वाजपेयी जी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। एक आदमी की कमी थी, खरीदा नहीं, उसने इस्तीफा दिया। यह है डेमोक्रेटिक वैल्यूज। क्या एक व्यक्ति को खरीद नहीं सकते थे वो? तो ये होता है कि क्या उनका आत्मबल था। क्या कमाल के प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छे रहे उन्होंने। बहुत। फिर उस समय उन्होंने शुरू किया था जो रोड का काम आज शुरू हुआ है जी। पूरे, तब खंडूरी साहब मिनिस्टर थे, और रोड्स का काम उन्होंने पूरे भारत को अच्छी रोड्स का सोचा था। और वो एक उनका बड़ा काम जो नहीं कर पाए बाद में, वो थे सारी नदियों को जोड़ना। अच्छा। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। अगर उस काम को कर लेते तो आज पूरे देश के अंदर पानी की किल्लत नहीं होती, सूखाग्रस्त नहीं होता, और बाढ़ की समस्या भी हल हो जाती। लोग बड़े प्रोजेक्ट करते हैं लेकिन उसका बाद में अनुसरण। फिर राजीव गांधी ने टेली कम्युनिकेशन
ये लाइन बहुत कीमती है। हाँ, कि अटल जी ने टेलीकम्युनिकेशन, कोशिश की। कंप्यूटराइजेशन, जिसकी वजह से ये तो आज राजीव मुल्क राजीव हमारा जी है। का हाँ, लेकर आए, राजीव जी ने इस और प्रोजेक्ट मोदी को जी के बनाया। टाइम में जो रोड का काम हुआ है, हम्म, वैसा रोड का काम तो किसी ने भी आज तक नहीं किया। हम्म, और जो रोड्स बनी हैं हम्म, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। हम्म, फिर मोदी जी के टाइम में रेलवे का आज एक से एक बड़ी रेलवे, अच्छी क्वालिटी की, मतलब स्पीड्स की, वो सारा काम हो रहा है। तो आप किसी को नकार नहीं सकते। जिसने जो अच्छा किया उसको बरखान करो, बहुत अच्छा। जो गलत है उस पर चर्चा करो, उस पर आलोचना करो, विरोध मत करो। आलोचना करो, विरोध मत करो। विरोध मत। ये जो फर्क है ये हमें समझना हाँ। चाहिए। सुरेंद्र शर्मा जी को किससे इश्क है? कोई हर व्यक्ति को खुद से ही इश्क होता है बस, अच्छा। क्योंकि हम नेशनलिटी से इंडिविजुअलिटी पर आ गए। पर ये सवाल पहले आता है। राष्ट्र से इश्क था, हर आदमी मरने को तैयार बैठा था। अब खुद के अलावा किसी को भी मारने को तैयार बैठे। आज हम चाहते हैं कि हमारा परिवार जो है नैनो परिवार हो, मैं हूं, मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे हो, ना सास ससुर ना कोई और संबंध। पहले ये था कि जो अच्छा, हम सुरेंद्र जी को कहीं और लेके जाना चाहते हैं, वो आके घूम फिर के वापस आते हैं देश के हित में। हाँ, कोई किसी ऐसी चीज से कोई इश्क हो आपको कि ये मुझे इससे इश्क है? किसी को शायरी से है, किसी को कविता को छोड़ के, क्योंकि कविता का साथ आपका इश्क है ये तो हम सब जानते हैं। और इश्क किसी से भी हो, किसी विशेष किसी को फिल्मों से इश्क होता है, वो फिल्में देखते हैं। किसी को खाने का होता मुझे है। मुल्क की तरक्की से इश्क है। अरे ये तो अगर हम मंगल पर हम पहुंचते सबको हैं, होना चाहिए। मंगल पर पहुंचते हैं तो ये मेरे लिए घमंड की बात है। उस दिन मैं हंसता हूँ। किसी बहुत दिन अच्छा। ये मुल्क सारे कोई देशवासी ऐसा के काम लिए करे, गर्व की बात है। हमारा घमंड से सर ऊंचा हो कि हमने एक काम किया। मुझे कलाम साहब से ऐसा व्यक्ति मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जो आदमी किस ऊंचाइयों तक मुल्क को लेकर के कि आज हम उस स्थिति में वर्ल्ड में शायद जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका मुकाबला करने की हैसियत रखते हैं, और उसको उसका घमंड भी नहीं जिस आदमी। सही, बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे बड़ी बात है। और आपको मुझे नेहरू जी का याद है। अच्छा। उनके यहाँ एक मंत्री थे, देहरादून के थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अच्छा महावीर त्यागी। अच्छा, महावीर त्यागी जी। तो नेहरू जी जब 62 में हारे हम्म, चाइना से, तो उन्होंने पार्लियामेंट में घोषणा की कि जो धरती चीन ने कब्जाई है वो बंजर धरती है, अच्छा। उस पर एक घास भी नहीं उग सकती। तो एज ए मंत्री, जो कि डेकोरम के खिलाफ है, महावीर त्यागी खड़े हुए, पंडित जी आपके सर पर एक भी बाल नहीं है तो क्या दुश्मनों को दे देंगे हम? ये कहने की हिम्मत। क्या बात है, सच में। बिल्कुल बिल्कुल, ये जज्बा था, और देश के प्रति भावनाएं थी। वैसे मंत्री, प्रधानमंत्री के बाद में मंत्री सरकार की आलोचना पार्लियामेंट में नहीं कर सकता, डेकोरम के खिलाफ है। नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया, उन्होंने उस पर लेटर लिखा कि आपने गलत किया है, अच्छा, परिवारवाद को बढ़ावा मिलता है इससे। ये नेहरू जी के शब्द थे? नहीं, किसके शब्द थे? महावीर त्यागी के। हाँ, अच्छा। और वो पत्र का जवाब दिया नेहरू जी ने, अच्छा, लेकिन ये नहीं उसको हटा दिया, उसको मंत्री बनाए रखा। जवाब दिया उसका, क्योंकि आलोचना नेहरू जी ने शंकर वीकली जो कार्टून बनाता था, नेहरू जी को मैक्सिमम कार्टून बनाता था, उसको पैट्रोनाइज किया नेहरू जी कि ये आलोचना करता है मेरी।
तो ये जो जज्बा है ये हर नेता में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने कभी खाना बनाया, कभी किसी वक्त ऐसा कोई वक्त आया कि आपने खाना मुझे बनाया? कहा था एक दिन खाना बनाने को। किसने कहा? मिसेज ने? नहीं, किसी ने कहा, मिसेज ने भी कहा मैं हाँ बना देता हूँ। फिर मैंने ऐसा बनाया खाना, उसके बाद किसी की दोबारा हिम्मत नहीं किसी- पड़ी कि मुझे खाना बनाने को कह दे। मुझे बाजार से शॉपिंग करने को कहा, सब्जी तुम ले आओ, ठीक है। तो मैं एक बार में ऐसे ही लिया है, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि तुम जाकर बाजार में से सब्जी लियो। आपने रास्ते एक बंद ही कर दिन में दिए। मैंने जिंदगी भर के लिए छुटकारा पा लिया। खाने में क्या पसंद है सुरेश जी आपको? लोगों का दिमाग खाना पसंद करता। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग तो खाना आपके शब्दों के बोलना भी नहीं चाहते, मैं मजबूरी है बोलना, मुझे क्योंकि खाने को पॉडकास्ट कर रहे रोज हैं। उड़द की दाल दे दो बहुत है बस। अच्छा, ज्यादा मैं खाने तो आपको जिस दिन डिनर पे बुलाया जाए उड़द की दाल बनाई जाए। मुझे मैं 2 सब्जी से ज्यादा मुझे पसंद नहीं कि थाली में हो। मैं एक बहुत जगह अच्छा। गया था जहाँ 3000 आइटम थी खाने की शादी में। ओहो, 3000? हाँ, मैंने फिर वहाँ खाना ही नहीं खाया। मैं आज भी किसी ब्याह शादी में खाना नहीं खाता। घर आकर अपने 2 रोटी खाता हूँ, 2 तो सब्जी के उसकी साथ। क्या वजह है? हाइजीन का ख्याल रखते हैं या हाई कोई दूसरा हाई कारण? मैंने आज तक जंक फूड नहीं खाया। आज तक ये सुनना चाहिए हमारी जो नई जनरेशन है जो जंक फूड पर जी रही है। हाँ, जंक फूड पर जी रही है। मुझे कभी लगता ही नहीं कि मुझे जंक फूड खाना चाहिए अपनी सेहत के लिए, क्योंकि मैं आज 30 साल हो गए, मेरा उतना ही वजन है कि मैं वैसा खाना खाता ही नहीं, सादा खाना खाता हूँ। भूख से 1 रोटी कम खाता हूँ। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है। तो अपने स्वास्थ्य के लिए मेरे इससे बड़ा ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं हो सकता। ये है आपकी सेहत का राज। उम्र बताएंगे नहीं हम? नहीं, उम्र तो बची हुई होती है, खर्ची हुई थोड़ी होती है। दूरदर्शन पे मैंने जब दूरदर्शन हुआ करता था, मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना था टीवी पर। आज जो ये जात पात को लेकर के, आज नहीं हमेशा से रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जहर ज्यादा घुल रहा है। जहर, मैं एक ही बात पूछता, एक घटना थी, मैंने उसमें आपने घटना का जिक्र किया था अपने ही परिवार का, कि आपके घर में कोई नौकर थे जिनका आपने नाम लिया था। वो अलग बात, मैं तो अभी भी कहता हूँ, मैं दूसरे ढंग से बात कहता हूँ जी, कि जैसे हमें कह दिया गया, जितने भी आज एक आपने धर्म पर बात करते हैं लोग बात, तो मैं सब ऋषि मुनियों से एक ही बात पूछता हूँ जो भेदभाव करते हैं कि राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती। मुझे इस मुल्क के जो भी ये मना करते हैं, वो तो झूठे बेर खा रहा है और तुम उससे छूना भी पसंद नहीं करते, तुम अपने आश्रम में भी नहीं देना चाहते। मेरा एक लेख पर एक लेख है उस पर, हाँ लिखा था मैंने। अच्छा, उसके बाद अखबार वालों ने बंद कर दिया था मेरा लिखवाना। हमारे कुछ बताइए। कलाम साहब गए थे शंकराचार्य जी के यहाँ। अच्छा, और वो अपने आसन पर ही बैठे रहे, शंकराचार्य जी। हाँ, जबकि कलाम साहब प्रेसिडेंट थे। ना उन्हें लेने गए ना छोड़ने गए। वो बेचारा भला आदमी उनके पैर छूकर प्रसाद लेकर के आ गया। तो कलाम साहब की महानता। हाँ, तो मैंने कहा कि कलाम साहब देश के पहले नागरिक हैं और इस देश के पहले नागरिक का आपने अपना अपमान किया। साधु संत जितने भी हों, वो हमारे कलाम साहब, क्योंकि फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैं, उनसे बड़े नहीं हो सकते। क्या बात है। और आपने अपमान किया, उनका राष्ट्र का अपमान किया। वो सम्राट होकर भी साधु की तरह रहता है, तुम साधु होकर भी सम्राट की तरह आचरण करते हो। क्या बात बोली आपने। लोगों बुरा लगे,
लेकिन मैंने नहीं, इतनी बेबाकी बिल्कुल से बात कर जिस तरह से आप करते हैं लोगों को बुरा लगता है लगे, लेकिन हम पर सबको उसके बाद सुनना भी समझना लोगों चाहिए। ने कहा ना कि भाई आप शंकराचार्य जी के लिए। शंकराचार्य के ऊपर क्यों लिख रहे हैं। हम्म, शंकराचार्य कोई भी व्यक्ति से बड़ा नहीं हो सकता। हम्म, जितने भी साधु संत हैं एक व्यक्ति से, इंसान से बड़े नहीं हो सकते। पहले हम धर्म के जरिए बढ़े, कि धर्म इसलिए बने कि हम आदमी बने रहे, सारे धर्म। फिर ने कहा हम नहीं, हम धर्म को बढ़ाएंगे। हम्म, फिर हम धर्म को बढ़ाने लगे, फिर हम धर्म को भून बनाने लगे। हम्म, आज हम धर्म को भून करके खा रहे हैं। राजनीति को, धर्म को कंधे पर बैठा कर आना चाहिए राजनीति में, ना कि धर्म के कंधे पर बैठकर राजनीति क्या करना बात चाहिए। है, क्या बात है। कोई कविता भी है आपकी उस मानवता पर, आपने वो बहुत मशहूर कविता, वो मैं उसकी कुछ सुना पंक्तियां हाँ सुना दीजिए, जो कि पूरी हो तो पूरी सुना दीजिए। 4 पंक्ति हैं जी। कि आज एक बार कहें, हम्म, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें, मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की, क्या बात लहू है, था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा, क्या बात है, बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे, क्या पता तुम न रहे, क्या बात पता। है। सुरेंद्र जी, हम चाहते हैं एक तो 4 लाइना वाला आपका अगर वो सुनना, हमने बचपन से हाँ, सुना वो है, पत्नी पर एक है मेरा। पहले वो सुनाइए। हाँ, तो पत्नी कह रही है, मैंने पत्नी से कहा देख शेर की खाल लायो हूँ, पर आज तो गजब ही हो जातो, एक मौको ऐसो आयो थो कि शेर मैं नहीं खा जातो। अच्छा। घर वाली बोली ऐसो हो जातो तो मैं तो बर्बाद ही हो जाती, थारी तो खाल भी काम में नहीं आती। ये मर्दों की मार्केट वैल्यू है, सीधी सी बात है। और कुछ 4 लाइना। 4 लाइन है कि साहब सबसे जो जरूरी है, वो अंदाज आपका नहीं 4 लाइना सुना रहा हूँ। नहीं, एक और 4 लाइन है जिसमें मैं ये कहना चाहता हूँ हर युवा पीढ़ी से। जी। हाँ, जिंदगी में खूब हंसना, बस एक बात देखते रहना कि वो हंसी किसी के आंसुओं की कीमत पर तो तुमने हासिल नहीं की है। वाह। क्यों द्रौपदी की एक गलत हंसी ने महाभारत करवाई थी। हंसी हर जगह ठीक नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिंदगी में खूब तरक्की करो, पर एक बात देखते रहना तुम्हारे पाँव ने जमीन तो नहीं छोड़ी, क्योंकि ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है, जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे, जो कि होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे किसी से लड़ा दे, जब चाहे धरती पर गिरा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते या पेड़ की, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी है। क्या बात है सुरेंद्र जी। ये यूथ के लिए भी कोई एक मशवरा दे दीजिए। वैसे तो आपकी सारी बातें जो है हम सबको समझनी माननी चाहिए, जैसे भी आपने कहा कि एक हंसी ने पूरी महाभारत, द्रौपदी की एक हंसी ने महाभारत का युद्ध करा दिया। हमें सीखना चाहिए कि क्या हुआ, हमारे अतीत से हमें इन चीजों को तो सीखना ही चाहिए। फिर भी इस समय का जो माहौल है उसको लेकर यूथ के लिए कोई मैसेज दीजिए अपनी तरफ से। यूथ को यही कहना चाहता हूँ, जिंदगी भर माँ बाप के साथ रहना। माँ बाप ने तुम्हें इतना लायक बनाया है, इतने लायक मत हो जाना कब माँ बाप को अपने लायक नहीं समझो। ओह बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इतना अपना कीमती वक्त और इतने कीमती शब्द हमने सुने, कानों में ये रस घुला रहेगा। आज आपसे मिलकर हम सौभाग्यशाली
मैं भी हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सुरेंद्र जी आपका। धन्यवाद। तो आज हम रूबरू थे सुरेंद्र शर्मा जी के। आपने जाना कितने बड़े शख्स हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं। तो हम विदा लेते हैं आपसे और सुरेंद्र जी से। बहुत धन्यवाद।